हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के चैप्टर से। और आज भी हम कुछ बेसिक जेनेटिक्स के बारे में बात करेंगे। बेसिक जेनेटिक्स पूरा होते हुए फिर हम मेंडेलियन जेनेटिक्स की तरफ बढ़ेंगे। और ये जब सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी तो आप मेंडेलियन जेनेटिक्स को बहुत इजीली समझ जाओगे। और जेनेटिक्स तो आप इतनी इजी वे में समझ जाओगे, ये मेरा 100% एश्योरिटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, स्लाइड पर आपको मैंने जो दिखाया है वो ये है कि जो डीएनए होता है, ये डीएनए हमें हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? तो चलिए आज हम अपना नेक्स्ट मॉड्यूल शुरू करते हैं, चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से। स्टूडेंट्स, जो डीएनए होता है, ये जो डीएनए है, ये लास्ट टर्म पे मैंने आपको डीएनए के बारे में तो बताया था ना, कि पिछले मॉड्यूल्स में मैंने आपको बताया था कि जो डीएनए होता है वो सेट ऑफ जीन्स, कलेक्शन ऑफ जीन्स है। याद आ रहा है आपको? मैंने आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया था रेसिपीज वाली किताब का, आपको याद आ गया होगा। तो ये जो सेट ऑफ जीन्स होते हैं फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, ये हमें मिलते हैं कहाँ से? हमें मिलते हैं अपने पेरेंट्स से। हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं किसके थ्रू? गैमीट्स के थ्रू मिलते हैं, गैमीट्स के थ्रू। ठीक है, गैमीट्स के थ्रू मिलेंगे। तो जो क्रोमोसोम है ना, जो क्रोमोसोम होता है वो गैमीट के थ्रू आता है ना। फादर से जो स्पर्म, ठीक है, मदर से ओवम। ये जो गैमीट्स हैं, इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स उन क्रोमोसोम्स की कुछ कॉपी हमारे स्पर्म्स में भेज देते हैं और कुछ ओवम में भेज देते हैं, और वो 100% बिल्कुल अच्छे से आते हैं। और बहुत सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो लेकर आते हैं हमें मिल जाता है। और ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये क्रोमोसोम्स या ये जीन्स या ये डीएनए हमारे जाइगोट में प्रेजेंट होते हैं। तो जो डीएनए हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है, उसी तरह के कैरेक्टर्स तो हम शो करेंगे ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कैरेक्टर हम ऑफ द पेरेंट गेट ट्रांसमिटेड इन द ऑफस्प्रिंग विद द हेल्प ऑफ दीज क्रोमोसोम्स। सो व्हाट कम्स इन द सेल्स? सेल्स के अंदर क्या आता है? ये जो स्पर्म और ओवम है, इनके अंदर क्या क्या भेजा गया? इनके अंदर भेजा गया जीन्स, कलेक्शन ऑफ जीन्स यानी डीएनए भेजा गया। डीएनए को रिप्रेजेंट करता है क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम आएगा तो हम कहें क्रोमोसोम आया तब डीएनए आया, डीएनए आया मतलब जीन्स आए। और इस तरह से हमारे अंदर वो कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स ने ऑफस्प्रिंग्स हमारे अंदर, या ऑफस्प्रिंग्स के अंदर पेरेंट्स ने वो कैरेक्टर्स पहुंचा दिए। क्लियर है? क्लियर? ओके। यही बात मैंने आपको यहां पर समझाने की कोशिश की है कि ये जो डीएनए होता है, इसके पास कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इसके पास जो जीन्स होती है ना, वो इंस्ट्रक्शंस से भरी होती हैं। तो ये जीन्स समय समय पर अपने इंस्ट्रक्शंस को एक्सप्रेस करवाती हैं, और इन जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इनके कोड्स जो होते हैं, वो डिकोडिंग करने के लिए डीएनए एक और मॉलिक्यूल तैयार करती है, एमआरएनए। एमआरएनए को हम लोग अपने नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे। बस आप यहां समझ लीजिए कि डीएनए अपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, जो भी इंफॉर्मेशन कोडेड है, उसको डिकोड करने के लिए उसको एमआरएनए बनाना पड़ता है। और जब एमआरएनए बन जाता है तो इस एमआरएनए पर ट्रांसलेशन का काम शुरू हो जाता है। और जब इस एमआरएनए का ट्रांसलेशन होता है तो उस ट्रांसलेशन से पता चलता है कि भाई ये तो एक प्रोटीन बनानी है। और किस तरह की प्रोटीन बनानी है वो उस एमआरएनए पर लिखा होता है, उस पर वो इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है, और उस इंस्ट्रक्शन से उस तरह की डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बन जाती हैं। जब ये प्रोटीन्स बन जाती हैं तब इन प्रोटीन्स का यूज किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर, और यही एक्सप्रेस होती हैं, यही एज अ कैरेक्टर एक्सप्रेस होती हैं। अगर आपके हेयर कर्ली हो
या आपके हेयर स्ट्रेट हों, आप टॉल हों, आप ड्वार्फ हों, आपके अंदर जो भी फीचर्स हो रहे हैं, अगर पैंक्रेटिक जूस बन रहा है, उस पैंक्रेटिक जूस के अंदर पैंक्रेटिक एमाइलेज है, उसके अंदर कोई और एंजाइम है, तो वो सारी चीज़ें उसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वही जीन्स से पता चलती हैं। तो इस तरह से ये प्रोटीन्स हमारे बॉडी में दो तरह का एक्टिविटी शो करते हैं। एक, वो हमारे फंक्शंस समय समय पर जो भी फंक्शंस होते हैं उनको कराते हैं, उसके लिए वो प्रोटीन बन जाती है, जैसे एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये बनते रहते हैं और इनके बनने से हमारे अंदर कोई ना कोई कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है। तो यही कैरेक्टर हमारे पेरेंट्स में भी एक्सप्रेस हो रहा था, वही पैंक्रेटिक जूस हमारे पेरेंट्स में भी बन रही थी और यही पैंक्रेटिक जूस हमारे अंदर भी बनेगी। क्यों? क्योंकि वो डीएनए हमारे पेरेंट्स से हमें मिला है। ओके, क्लियर है? तो इसको कहते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी। ये हमारी सेंट्रल डॉगमा है। इस तरह से हमारे जीन्स हमारे अंदर आते हैं और कैसे उनका ट्रांसमिशन होता है, वो हमारे अंदर आते हैं तो कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और कैसे कैरेक्टर्स हमें दिखते हैं। तो ये सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी कहते हैं इसको। तो दिस इज हाउ द डीएनए ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दिस इज हाउ द डीएनए द ऑर्गेनिज्म इनहेरिट्स। इस तरह से डीएनए अपने जो डीएनए है ऑर्गेनिज्म के अंदर आया, वो अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, उनको मिलता है और उसके बाद उनको वो एक्सप्रेस उनके अंदर हो जाता है। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। स्टूडेंट्स, जेनेटिक्स में हम लोग दो टर्म्स का बहुत यूज करते हैं, दो टर्म्स का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एक जो टर्म है उसको हम कहते हैं कि जो आपके अंदर कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। जो आपके अंदर कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है जीन्स, जो आपको आपके पेरेंट्स से मिला, यानी जो डीएनए आपके अंदर आया या जो क्रोमोसोम आपके अंदर आया। तो किस तरह के जीन्स आपको मिले हैं आपके पेरेंट्स से, उनका कंपोजिशन क्या है। अगर आप टॉल हो, अगर आप ड्वार्फ हो, अगर आपके आई का कलर जो भी हो, आपका हेयर का शेप जो भी हो, आपके अंदर जो भी कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हो रहे हैं, उनका क्या नेचर है, उनका क्या कंपोजिशन है, उस जीन्स जो जीन आपको मिला है उस जीन का कंपोजिशन क्या है, उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप यानी अगर आपका हेयर कर्ली है तो क्यों कर्ली है, आपके हेयर कर्ली होने के जो वजह है, जो जेनेटिक मेकअप है, जिस जेनेटिक मेकअप की वजह से जो जीन्स आपको मिली हैं, वो जीन्स किस तरह की जीन्स हैं, उस वजह से आपका हेयर कर्ली है। इसको बोलते हैं जीनोटाइप। इसको क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। और इस जीनोटाइप से जो फिजिकल अपीयरेंस आएगा, इस जीनोटाइप से देखो, ये जीनोटाइप की डेफिनेशन नहीं लिखी है मैंने। जीनोटाइप की डेफिनेशन ये है, सेट ऑफ जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस। आपको किस तरह के जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस मिले, आपकी जेनेटिक कंपोजिशन क्या है, आपका जो भी कैरेक्टर है उसका किस तरह के जीन्स हैं, क्या जेनेटिक मेकअप है, क्या कंपोजिशन है, हर कैरेक्टर की जो जीन आपके अंदर मिली है वो किस तरह की है, ये जीनोटाइप हुआ। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जीनोटाइप। ठीक है, ये नहीं है जेनेटिक जीनोटाइप की डेफिनेशन। इसको गलत मत समझ लेना कि अरे सर ने गलत लिख दिया, ये जीनोटाइप की डेफिनेशन नहीं है। तो जो फिजिकल अपीयरेंस आएगा ना इस जीनोटाइप की वजह से, भाई आपके अंदर आपके पेरेंट्स ने जीनोटाइप भेज दी, जेनेटिक कंपोजिशन भेज दिया, सेट ऑफ जीन्स भेज दिया, उसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, तो वो जो जीनोटाइप आपको अपने पेरेंट्स से मिली है, उस जीनोटाइप की वजह से भैया आप कुछ एक्सप्रेशन करोगे कि नहीं करोगे। और जब आपके अंदर वो एक्सप्रेशन होगा तो वो कैरेक्टर ऑब्जर्व किया जा सकता है, वो कैरेक्टर आप देख सकते हो, आप फिजिकली महसूस कर सकते हो। तो जो फिजिकल अपीयरेंस आएगा ना, जो भी जीनोटाइप आपको मिल रही है, उस जीनोटाइप के वजह से जो फिजिकल अपीयरेंस आएगा ना, आपके पेरेंट्स से जो आपको जीनोटाइप मिला है, उसको आप फिनोटाइप कहते हो। दैट इज नोन एज फिनोटाइप। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज जीनोटाइप and what is phenotype. Okay, so let us move to the next slide. I'm not going to discuss about this slide, I'll discuss this later on.
तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसको मत देखो, ये जो मैंने लिखा है ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे अभी छोड़ रहा हूँ इसको मैं नहीं यूज ले रहा हूँ। वैसे बहुत कुछ टिपिकल नहीं है, इसको बता देता हूँ। फिनोटाइप को हम कहते हैं आउटकम ऑफ इनहेरिटेंस, यानी जो जीनोटाइप आपको मिली है ना, वो जीनोटाइप आपने कहाँ से ली है, वो कैसे ट्रांसमिट होकर आई है, आपके पेरेंट्स के वजह से ट्रांसमिट हुई है ना, आपने उसे कहाँ से इनहेरिट किया है, हाउ यू हैव इनहेरिटेड दैट, यू हैव इनहेरिटेड फ्रॉम योर पेरेंट। जीनोटाइप आपने कहाँ से ली, पेरेंट से। तो जब आपके अंदर जीनोटाइप आया तो उस जीनोटाइप का, उस इनहेरिटेंस का, वो जो चीज आपके अंदर आई, वो जो आपने इनहेरिट की, उस इनहेरिटेंस का आउटकम, उस इनहेरिटेंस का आउटकम क्या है, जो एक्सप्रेशंस आएंगे, जो फिजिकल कैरेक्टर्स आपके अंदर दिखेंगे, वही फिनोटाइप है। द अदर वे टू डिफाइन फिनोटाइप। क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। वो क्या है, तो ये बहुत इजी है। देखो, अगर हम ह्यूमन बीइंग्स का केस लेते हैं ना, तो फादर के पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, मदर के पास भी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन फादर से बनते हैं स्पर्म्स, ठीक है, और मदर से बनते हैं ओवम। ये स्पर्म और ओवम बनाने के लिए मियोसिस करवाना पड़ता है। सेल्स के अंदर मियोसिस होता है, और जब मियोसिस होता है तो 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं आधा, यानी 23। मदर से भी हो जाते हैं 23, ठीक है। अब ये 23 क्रोमोसोम स्पर्म और ये 23 क्रोमोसोम्स ओवम में प्रेजेंट होते हैं। जब स्पर्म और ओवम में फ्यूजन होता है, जब ये दोनों फ्यूज होंगे, 23 एक साथ आ जाएंगे, तो जाइगोट बन जाता है। और इस जाइगोट में आपके कितने क्रोमोसोम्स हो गए, तो देखो मैं पूरे क्रोमोसोम्स तो नहीं बना के दिखा सकता था, इसलिए मैंने क्या किया है, ये लिखा है 23 इंटू 23 इंटू, यानी ये 23 और ये 23, यानी ये 23 क्रोमोसोम्स जो आपके फादर से आए हैं और ये 23 क्रोमोसोम्स मदर से आए हैं। तो टोटल कितने हो गए, 46 क्रोमोसोम्स हो गए। ये बात तो आप जानते हो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलिए मूव करते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। ओके, ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो आपको फ्रेंड्स, जो आपको 46 क्रोमोसोम्स मिले थे ना, इस 46 क्रोमोसोम्स में से 23 क्रोमोसोम्स स्पर्म लेकर आया था जो आपके फादर ने भेजे थे, और 23 क्रोमोसोम्स ओवम से आया था जो आपके मदर ने भेजे थे। तो आपके फादर से 23 क्रोमोसोम्स आपको मिले, उसको बोलते हैं पैटर्नल क्रोमोसोम्स, और आपके मदर से 23 क्रोमोसोम्स मिले, उसको कहते हैं मैटरनल क्रोमोसोम्स। तो आपके पास 23 क्रोमोसोम्स आपके फादर के हैं और 23 क्रोमोसोम्स आपके मदर के हैं, यानी 23 क्रोमोसोम्स पैटर्नल, पैटर्नल मतलब कमिंग फ्रॉम फादर, और मैटरनल मतलब कमिंग फ्रॉम मदर। ओके, तो इस तरह से हमारे पास कितने हो गए, हमारे पास हो गए 23 पेयर्स, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए। ध्यान से समझो, हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स हो गए, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए, 23 पेयर्स। क्योंकि देखो, एक क्रोमोसोम फादर से आया, फिर एक और क्रोमोसोम आपके मदर से आया, ये हो गए 1 पेयर। इसी तरीके से एक क्रोमोसोम फादर, एक क्रोमोसोम मदर का, ये हो गया एक पेयर। ये पेयर जो होते हैं ना, इसको कैसे डिसाइड करते हैं कि ये पेयर जो होंगे ये साथ होंगे, ये दोनों पेयर साथ होंगे, ये कैसे डिसाइड करते हैं? इनको डिसाइड करने का जो कंडीशन है वो ये है, ध्यान से समझो और ध्यान से सुनो। ये जो 23 क्रोमोसोम्स आपके फादर के थे और 23 क्रोमोसोम्स आपके मदर के ओवम के थ्रू आए थे, तो ये जो हर एक क्रोमोसोम, एक मान लो एक फादर का क्रोमोसोम आया, एक मदर का क्रोमोसोम आया, ये जो फादर और मदर के एक एक क्रोमोसोम आए, ये एक पेयर हो गया। ये एक पेयर अगर सेम हो, अगर ये 100% शेप में सेम हो, साइज में सेम हो, और मान लो ये एक क्रोमोसोम बना दिया, ये फादर की तरफ से आया, ये मदर की तरफ से आया, तो इनका जो सेंट्रोमियर है, ये देखो, ये सेंट्रोमियर की पोजीशन भी सेम है, ये सेंट्रोमियर की पोजीशन भी सेम है। देखो, और भी बहुत सारे क्रोमोसोम्स होंगे ना, और भी बहुत सारे क्रोमोसोम्स होंगे, तो उन 23 में से फादर के और उन 23 मदर में से कोई कोई क्रोमोसोम्स कैसे होंगे, वो इस तरह के होंगे कि उनका शेप और साइज सेम होगा, उनका सेंट्रोमियर का पोजीशन भी सेम होगा। जितने जीन्स फादर के इस क्रोमोसोम पे होंगे, हो सकता है कि मदर के जो कोई क्रोमोसोम हो उस पर भी उतने ही जीन्स हो, और सेम जीन्स हो।
जैसे मान लो कि फादर पर ये यहाँ पर एक जीन प्रेजेंट है और ये जीन कलर आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आई कलर। तो मदर के पास भी एक जीन यहीं पे प्रेजेंट है और ये भी आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। तो देखो ये भी सेम पोजीशन पर प्रेजेंट हैं, ये भी सेम पोजीशन पर प्रेजेंट हैं। ऐसा नहीं, अगर ऐसा होगा कि मान लो कि फादर के पास एक जीन है जो आई कलर को कंट्रोल कर रहा है, वो यहां है, और एक मदर के पास जो क्रोमोसोम है उसके यहां जो जीन है वो किसी दूसरे कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, तब ये साथ में नहीं रहेंगे, तब इनको हम सिमिलर नहीं कहेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे क्रोमोसोम्स हैं, हर क्रोमोसोम पेयर बनाकर इस तरह से आ जाएंगे साथ साथ। कहेंगे भैया तुम्हारा शेप सेम है, साइज सेम है, तुम्हारा नंबर ऑफ जीन्स भी उतना ही है, अरे वाह तुम भी वही जीन्स रखे हो जो मैं रखा हूं, वही कैरेक्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं, अरे वाह, और उसी पोजीशन पर हैं, जिस पोजीशन पर मेरी जीन है उसी पोजीशन पे तुम्हारी जीन है, तुम्हारा सेंट्रोमियर जहां है वहीं मेरा भी सेंट्रोमियर है। तो ऐसे क्रोमोसोम्स को कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ऐसे क्रोमोसोम्स को कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, मत भूलिएगा। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर द क्रोमोसोम्स इन विच वन क्रोमोसोम इट हैज कम फ्रॉम फादर एंड वन क्रोमोसोम हैज कम फ्रॉम मदर। ऐसे 23 आते हैं तो सबके एक एक पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम बन जाएंगे। ओके, डिफरेंस एक होगा, एक चीज डिफर करेगी। क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो क्रोमोसोम है, ये मान लो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ एक जीन है, यहाँ एक जीन है, ये भी आई कलर को कंट्रोल कर रहा है, ये भी आई कलर को कंट्रोल कर रहा है, तो दोनों एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि फादर का ये वाला जो जीन है ये जो है ब्राउन आई को कंट्रोल कर रहा हो, ब्राउन कलरेशन को कंट्रोल कर रहा होगा, और मदर पे ये वाला जो जीन है ये ब्लैक कलर को कंट्रोल कर रहा होगा। तो ट्रेट्स डिफर हो सकते हैं, लेकिन देखो कैरेक्टर तो सेम रहा ना, कैरेक्टर तो सेम रहा, कैरेक्टर तो यही रहा कि वो आई कलर को कंट्रोल कर रहे हैं। ट्रेट्स अलग हो सकते हैं, तो ये हो सकता है ट्रेट्स में डिफर। और कोई भी ऐसा ट्रेट हो, कोई भी ऐसा कैरेक्टर हो जिसके दो ऑप्शंस हो, जैसे मान लो मैंने कहा रेड ग्रीन, तो इसको हम कहते हैं कंट्रास्टिंग नेचर। यानी इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स में ये जो जीन्स होंगे ना, इनके कंट्रास्टिंग नेचर वेरी कर सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि करेंगे ही करेंगे, नहीं, कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। हो सकता है कि ये वाली जीन भी ब्राउन कलर को कंट्रोल करे, और ऐसा भी हो सकता है कि फादर में ये वाला जो जीन है वो ब्लैक कलर को कंट्रोल करे, ऐसा भी हो सकता है, और दोनों अलग अलग ट्रेट को कंट्रोल करें, ये भी ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कैरेक्टर तो एक ही रहा ना, कैरेक्टर तो एक ही रहा। ये दोनों जीन्स मिलकर एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना। तो सिर्फ ट्रेट्स में डिफर कर सकते हैं, मे डिफर, मे वर्ड यूज किया मैंने ये नहीं कहा कि ऑलवेज, ट्रेट्स में डिफर। यानी होमोलोगस क्रोमोसोम्स में जीन्स कंट्रोलिंग द सेम कैरेक्टर विल बी प्रेजेंट इन बोथ द क्रोमोसोम्स, बट ये जो जीन्स होंगे, हो सकता है कि ये वाला जीन उस कैरेक्टर के किसी दूसरे ट्रेट को कंट्रोल कर रहा हो, और ये वाला जीन उस कैरेक्टर के उसी ट्रेट या दूसरे ट्रेट को कंट्रोल कर रहा हो, ऐसा हो सकता है। क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर टू यू। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने यही एग्जांपल्स आपको दिया है। ये देखो, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है। सपोज करो कि ये एक ऐसा क्रोमोसोम है फादर का, और ये मदर से एक क्रोमोसोम आया, दोनों के शेप और साइज काफी मिले, ठीक है, बड़े खुश हो गए ये दोनों। देखो ये जो जीन आई कलर के लिए वो यहां प्रेजेंट है, आई कलर के लिए जो जीन है वो यहां प्रेजेंट है, मदर की भी जो आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है जीन वो यहां प्रेजेंट है, दोनों का पोजीशन सेम है। अच्छा, पोजीशन ऑफ जीन्स को क्या टर्म यूज करते हैं? लोकस कहते हैं, ठीक है ना। द पोजीशन ऑफ जीन्स ऑन द डीएनए पर जहां जहां जीन्स होती है ना, उसको हम कहते हैं लोकस, जीन लोकस, ठीक है। तो देखो इसका जीन लोकस जो है ना, कंट्रोलिंग द सेम कैरेक्टर, आई कलर सेम कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है और इनका लोकस भी सेम है। ये देखो हाइट को कंट्रोल कर रहा है और इनका भी लोकस सेम है। सेंट्रोमियर की पोजीशन देखो सेम है। शेप ऑफ हेयर को ये जीन कंट्रोल कर रही है, ये भी जीन शेप ऑफ हेयर को कंट्रोल कर रही है। तो ये 100% सिमिलर है ना। तो ये जीन्स, ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये क्या हो गए? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। लेकिन सिर्फ ट्रेट डिफर कर सकता है। हो सकता है ये ब्लैक कलर आई के लिए हो, ये ब्राउन कलर आई के लिए हो, ये टॉल के लिए हो, ड्वार्फ के लिए हो। तो ट्रेट्स अलग हो सकते हैं, लेकिन कैरेक्टर तो नहीं बदला ना, कैरेक्टर तो एक ही रहा, ठीक है। तो जीन फॉर आई कलर में भी रिसेसिव और डोमिनेंट, इसको भी छोड़ दो, अभी इसको समझ में नहीं आएगा, इसको छोड़ दो। हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट मॉड्यूल में ये आएगा तो हम लोग इसको समझ लेंगे, ठीक है।
Okay, let us move to the next slide. Another very इंटरेस्टिंग थिंग, ये बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट रखना है, बहुत ही क्लियर इसको रखना है कॉन्सेप्ट को। क्या कि देखो ऑफ स्प्रिंग्स में 23 क्रोमोसोम्स कहां से आए? फादर से। 23 कहां से आए? मदर से। ये बात तो क्लियर हो गई सबको, ये सबको क्लियर हो गई। तो जो 23 क्रोमोसोम्स आए ना, जैसे मान लो ये 46 क्रोमोसोम्स थे, इसमें से 23 मदर से आए, 23 फादर से आए। तो ये जो 23 क्रोमोसोम होते हैं ना सिंगल सेट में, यानी बिना पेयर्ड, अनपेयर्ड, इसको बोलते हैं वन जीनोम। तो आपके पास कितना जीनोम है, जरा सोचिए, आपके पास कितना जीनोम है भाई? हम सबके पास हमारे 23 क्रोमोसोम फादर से आए हैं। तो मैंने कहा वन जीनोम बराबर किसके होता है? वन जीनोम बराबर होता है वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, जो क्या होता है? नॉट पेयर्ड। ये जो जीनोम होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वन जीनोम मतलब पेयर्ड नहीं होना चाहिए, पेयर्ड नहीं होना चाहिए। तो अगर 46 क्रोमोसोम है, अगर हम कहते हैं तो इसमें 23 पेयर्स हैं कि नहीं है ना? 23 पेयर्स हैं, इसमें 23 पेयर्स हैं, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं कि 23 हमें फादर से मिले, 23 हमें मदर से मिले, तो जब हम कहते हैं ओनली 23 क्रोमोसोम्स, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल सेट। ये पेयर में नहीं है ना, ये सिंगल सेट है। तो ये हो गया वन जीनोम। और जो 23 हमको मदर से मिले, ये भी क्या है? सिंगल सेट, ये भी पेयर में नहीं है ना। ओवम में जो 23 आते हैं वो भी पेयर में नहीं है, तो ये भी हो गया वन जीनोम। यानी कितना जीनोम स्पर्म में प्रेजेंट है? वन जीनोम। कितना जीनोम ओवम में प्रेजेंट है? वन जीनोम। अच्छा, अगर फादर का सेल है जिसमें 46 क्रोमोसोम्स थे, ये फादर का सेल जिसमें 46 क्रोमोसोम है, तो इसमें कितने जीनोम है? टू जीनोम। इसमें कितने जीनोम है? टू जीनोम, क्योंकि इसमें कितने पेयर? 23 पेयर्स है ना, 23 पेयर्स हैं। और हम लोग एक जीनोम बराबर वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स अनपेयर्ड, ठीक है। तो इसमें दो जीनोम हो गया। क्लियर? तो देखो ये याद रखना है, वन जीनोम बराबर वन सेट ऑफ क्रोमोसोम एंड दैट शुड नॉट बी पेयर्ड फॉर्म में नहीं कहेंगे उसको। तो अगर एक सेल है उसमें एक जीनोम है, तो उसको बोलते हैं हैप्लॉइड, और उसको एन से डिनोट करते हैं। एन मतलब अगर आप लिखते हैं एन मींस हैप्लॉइड। और अगर किसी सेल में दो जीनोम है तो उसको कहते हैं डिप्लॉइड, उसको हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम कहीं लिखा है 2n तो इसका मतलब होता है डिप्लॉइड, मतलब उसके अंदर दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, एक फादर से आए हैं, एक मदर से आए हैं, ठीक है। और अगर कोई ऐसा भी सेल हो सकता है जिसमें मेनी जीनोम्स हो सकते हैं, मेनी जीनोम्स यानी 2n से ज़्यादा, 3n हो सकता है, 4n हो सकता है, 5n हो सकता है ना, 3 सेट, 4 सेट, 5 सेट, 6 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, 7 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ऐसा हो सकता है। तो ये प्लांट्स में बहुत ज़्यादा केस मिलता है। आगे हम लोग नेक्स्ट जब देखेंगे प्लांट का केस आएगा, प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स वगैरह, वहाँ देखेंगे। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि जीनोम किसको कहते हैं, है ना। अब मान लो 46 क्रोमोसोम्स है ना हमारे पास, तो हमारा हैप्लॉइड कितना होगा? हैप्लॉइड को एन से डिनोट करते हैं, तो कितना होगा? वन सेट यानी वन जीनोम मतलब 23। तो हमारा हैप्लॉइड लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू 23। और अगर मान लो कि कोई ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म में 40 क्रोमोसोम्स हैं, तो 40 क्रोमोसोम्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 40 क्रोमोसोम्स 2n को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमेशा। जब भी ऐसे कहा जाए ना, जब ये नहीं बताया जाए कि ये 40 क्या है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या है, और जब कहा जाए दिस ऑर्गेनिज्म हैज 40 क्रोमोसोम्स, उसका मतलब होता है कि ये डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड का मतलब 2 जीनोम है इसके अंदर। तो इसका हैप्लॉइड कितना होगा? 20, ठीक है। अगर किसी के पास 40 है तो इसमें 2 जीनोम है, तो इसका एक जीनोम कितना होगा? 20। एक जीनोम में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 20। तो आई होप यू गॉट दिस। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। एवरी कैरेक्टर इन ऑर्गेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स। जो भी कैरेक्टर हमारे अंदर है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास फैक्टर्स होते हैं, वही जीन्स वर्ड बाद में यूज़ किया गया था, पहले फैक्टर्स कहा जाता था। और ये जो फैक्टर्स होते हैं ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं। हमारे क्रोमोसोम्स भी पेयर में होते हैं, ये तो आपने देख लिया ना, एक आता है फादर से, एक मदर से, इसीलिए हमारे क्रोमोसोम्स पेयर में होते हैं। इसीलिए एक जीन फादर से आई, उसी कैरेक्टर के लिए एक जीन फादर से आई, और उसी कैरेक्टर के लिए एक जीन मदर से आई, तो हो गए ना पेयर्ड। तो हमारे जो कैरेक्टर होता है ना, हर कैरेक्टर हमारे जीन्स से कंट्रोल होता है या हमारे फैक्टर्स से कंट्रोल होता है, और ये फैक्टर्स होते हैं पेयर्ड, ठीक है ना। अब इस पेयर्ड जो ये फैक्टर होता है ना, इस पेयर्ड फैक्टर में वन में बी प्रेजेंट ऑन वन क्रोमोसोम एंड द अदर फैक्टर, अदर जीन में बी प्रेजेंट ऑन कंट्रोलिंग द सेम कैरेक्टर, कंट्रोलिंग द सेम कैरेक्टर ऑन अदर क्रोमोसोम।
तो हो सकता है इस फैक्टर का एक पार्ट फादर के क्रोमोसोम पे हो क्या सकता है, ऐसा होता ही है, और उसका एक पार्ट मदर के क्रोमोसोम पे होता है, और ये दोनों जो होते हैं उनको होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। और फैक्टर्स जो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, इसको बताने के लिए हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं। हम कहते हैं भाई ये जीन ए है, ये फैक्टर ए है, ये इस कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, बी है, ये फला कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो ये बस बात याद रखिए कि हर कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर पेयर में होता है क्योंकि क्रोमोसोम्स जो होते हैं जो हमें मिलते हैं वो हम पेयर्ड में प्रेजेंट होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स होता है ना हमारे पास, एक फादर से मिलता है एक मदर से मिलता है, इसीलिए एक जीन हमको फादर से आ जाती है उसी कैरेक्टर की, और एक जीन मदर से आ जाती है उसी कैरेक्टर की। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि इन ह्यूमन बींग्स 46 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, और जितने क्रोमोसोम्स होते हैं उतने डीएनए होते हैं, या 46 डीएनए मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। तो आप बताइए कि हमारे अंदर कितने कैरेक्टर्स होंगे, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बीइंग। क्या वो 46 होंगे, क्या वो 46 से कम होंगे, क्या वो 46 से बहुत 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 कम होंगे, या 46 से ज़्यादा होंगे। तो एक चीज़ देखो, इसका जो आंसर होगा ना वो ये है कि जो डीएनए होता है ना, इस पर तो बहुत सारे जीन्स होते हैं ना, डीएनए पर बहुत सारे जीन्स होते हैं। तो अगर एक डीएनए पर बहुत सारे जीन्स हैं, हमारे पास 46 डीएनए है, इसका मतलब भाई 46 जीन्स तो होंगे नहीं, उससे ज़्यादा ही होंगे, और हर जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, ये भी आपको मालूम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आंसर डी इज़ करेक्ट। हमारे पास जो कैरेक्टर्स होंगे वो ग्रेटर देन 46 होंगे। तो इस पर नहीं डिपेंड करता कि आपके पास 46 क्रोमोसोम है तो आपके पास सिर्फ 46 कैरेक्टर्स होंगे, नहीं 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 नहीं, आपको 46 से ज़्यादा होंगे। ठीक है, और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास अभी तक पता लगाया गया कि अबाउट 30,000 जीन्स होती हैं हमारी बॉडी में, 30,000 जीन्स होती हैं पूरे 46 डीएनए को मिलाकर बताएं तो 30,000 जीन्स होती हैं, 30। और ये 30,000 जीन्स का मतलब समझ गए ना कि एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है, तो कितने कैरेक्टर्स हो गए, मोर देन 46 हो गए कि नहीं हो गए। ओके, देन लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, द नेक्स्ट स्लाइड इज फॉर एक्सप्रेशन ऑफ एनी कैरेक्टर क्या रिस्पॉन्सिबल है। कोई भी कैरेक्टर एक्सप्रेस होने के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। ये बात याद रखनी है, ये थंब रूल है, इसको एकदम अच्छे से याद रखिएगा। मैंने आपको बताया कि कोई भी कैरेक्टर फैक्टर से कंट्रोल होता है, फैक्टर पेयर में होता है, और फैक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, हम कहते हैं ना, हम डिस्टेंस मूव कर, जब मेज़र करते हैं डिस्टेंस को, तो हम उसके लिए एक यूनिट यूज़ करते हैं ना, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। तो यहाँ भी किसी जीन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ रिप्रेजेंटेशन करना है, तो उसको हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हैं। तो एक कैरेक्टर के लिए एक अल्फ़ाबेट लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहें कि कलर ऑफ द फ्लावर, तो कलर ऑफ द फ्लावर क्या है, एक कैरेक्टर है। तो इसके लिए हम सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट लेंगे, A to Z में से कोई एक अल्फ़ाबेट ले लीजिए। मान लीजिए आपने कहा कि सर चलिए हम W ले लेते हैं, तो W इज़ कंट्रोलिंग, दिस इज़ द जीन, W इज़ कंट्रोलिंग व्हाट, कलर ऑफ द फ्लावर। W क्या है, फ्लावर के कलर को कंट्रोल कर रहा है। अब ये W पेयर में होगा ना, ये W पेयर में होगा। अब देखते हैं कैसे। अब मान लो कि ये जो कलर है वो W कंट्रोल कर रहा है, तो वाइट और येलो को कौन कंट्रोल करेगा, W कंट्रोल करेगा। व्हाइट और येलो को भी कौन कंट्रोल करेगा, W कंट्रोल करेगा, क्योंकि ये जो दोनों ट्रेड्स हैं वो इसी कैरेक्टर के हैं ना। तो यहाँ पर जीन जो है वो उसी कैरेक्टर को कंट्रोल करती है, वही ट्रेड को भी कंट्रोल करती है, वही जीन कंट्रोल करेगी। ठीक है, तो कलर विल बी कंट्रोल बाय द सेम जीन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं क्या है। ओके, यहाँ पर कुछ आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। तो कन्फ्यूज़न क्या है, यही कन्फ्यूज़न है कि अगर कलर के दो ऑप्शंस हैं, यानी अगर येलो और वाइट ये दो ऑप्शंस हैं, तो अगर हम वाइट के लिए अल्फ़ाबेट W लिखें तो येलो के लिए भी क्या W लिखें, क्या येलो के लिए W लिखें कि येलो के लिए Y लिखें, क्या लिखें। तो देखो भाई, येलो के लिए अगर तुम Y लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि येलो और वाइट ये दोनों एक ही कैरेक्टर हैं। और मैंने कहा एक कैरेक्टर के लिए एक अल्फ़ाबेट, भूलना नहीं है, एक कैरेक्टर के लिए एक अल्फ़ाबेट। दोनों एक ही कैरेक्टर को से आ रहे हैं ना, दोनों जो हैं एक ही कैरेक्टर हैं, कलर भले उनके ऑप्शंस अलग अलग हैं। तो इसके लिए हम Y अल्फ़ाबेट नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि वाइट एंड येलो बोथ बिलोंग टू द कैरेक्टर, सेम कैरेक्टर, एंड वन कैरेक्टर इज ऑलवेज बीन टेकन विथ वन अल्फ़ाबेट, सो वी विल नॉट टेक, हम दूसरा अल्फ़ाबेट नहीं लेंगे। अगर हम Y लेंगे तो हम इसको दूसरा जीन मान लेंगे। तो हमको तो वही जीन यूज़ करना है जो इसी कैरेक्टर को कंट्रोल करे। अगर हम Y ले लेंगे तो ये Y का मतलब हो गया ये दूसरे किसी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। अब W में ही हमको दो फॉर्म्स बनाने होंगे।
W के ही हमको दो फॉर्म्स बनाने होंगे कि भैया W ही रहे, और अगर W रहेगा तो हमारी बात पूरी हो जाएगी कि देखो भाई ये दोनों एक ही कैरेक्टर हैं, एक ही जीन से कंट्रोल हो रहे हैं, तो येलो के लिए भी W और वाइट के लिए भी W, सिर्फ उनको लिखने का तरीका बदल जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इन बातों को, तो देखिए कैसे लिखेंगे इन बातों को। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो कैसे लिखेंगे, ये देखिए ऐसे लिखते हैं। अगर हम W वाइट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हम येलो के लिए क्या कर सकते हैं, हम स्मॉल लेटर ले सकते हैं। अगर हम W कैपिटल लेटर वाइट के लिए ले रहे हैं तो हम येलो के लिए स्मॉल लेटर यूज़ कर सकते हैं। अगर हम वाइट के लिए स्मॉल W यूज़ कर रहे हैं तो हम येलो के लिए कैपिटल W यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये कैसे यूज़ किया जाता है, कब कैपिटल और कब स्मॉल लेटर यूज़ किया जाता है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। अभी आपको ये बात समझ में आ गई ना। देखो अल्फ़ाबेट बदला नहीं बदला ना, एक ही कैरेक्टर के लिए वही अल्फ़ाबेट रह गया ना, W सिर्फ हमने ऑप्शंस बदल दिए W के, एक हमने कैपिटल लेटर में ले लिया, एक हमने स्मॉल लेटर में ले लिया। तो दिस W इज द जीन विच इज कंट्रोलिंग द कैरेक्टर कलर, एंड दिस W इज कंट्रोलिंग वाइट ऑल्सो एंड इज कंट्रोलिंग येलो ऑल्सो। यही W है जो वाइट को भी कंट्रोल कर रहा है और यही W है जो येलो को भी कंट्रोल कर रहा है। तो ऐसा नहीं हुआ ना, वही जीन इनको कंट्रोल कर रही है, एक ही जीन इन दोनों ट्रेड्स को कंट्रोल कर रही है, सिर्फ उनके लिखने का तरीका हमने बदल दिया। हमने कहा कि भैया वाइट को या तो W कैपिटल ले लो या स्मॉल ले लो, येलो को या तो स्मॉल W ले लो या कैपिटल W ले लो। अगर वाइट को कैपिटल लेते हो तो भाई येलो को कैपिटल नहीं ले सकते, येलो को स्मॉल लेंगे, एंड वाइस वर्सा। ओके, क्लियर? Let us move to our next slide. What we have in the next slide? Okay, so number of characters, for number of characters in our body, each are controlled by factors and all the factors are found in pairs. ये मैंने पहले ही आपको बता रखा है। तो एक फैक्टर है, एक फैक्टर कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है और कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ाबेट से। वन अल्फ़ाबेट इक्वल्स टू वन कैरेक्टर, एक अल्फ़ाबेट बराबर एक कैरेक्टर के लिए। अब इस कैरेक्टर के ट्रेड्स अलग अलग हो सकते हैं ना, इस कैरेक्टर के ट्रेड्स अलग अलग हो सकते हैं। तो हमने भी अल्फ़ाबेट्स बदल दिए। अल्फ़ाबेट्स बदलने से सिर्फ क्या हुआ कि अगर हम इसको W लेते थे तो हम इसको स्मॉल W जीन से दिखाएंगे, अगर हम इसको स्मॉल W लेते थे तो हम इसको कैपिटल W से दिखाएंगे। तो देखो ये W तो एक ही है ना, सेम अल्फ़ाबेट रहा ना, सेम अल्फ़ाबेट रहा। जैसे ये दोनों ट्रेड एक ही कैरेक्टर के से आ रहे हैं, वैसे ही हम इसके लिए भी W ले लिए और इसके लिए भी W ले लिए, लेकिन हमने उनके फॉर्म्स बदल दिए। हमने एक को कैपिटल से दिखा दिया और एक को स्मॉल लेटर से दिखा दिया। ठीक है, तो देयर कैन बी मोर देन 2 ट्रेड्स। अब आपके एक क्वेश्चन उठेगा, क्या अगर 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं हो सकते क्या? अरे बिल्कुल हो सकते हैं, 2 ट्रेड से ज़्यादा भी हो सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो 2 ट्रेड से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये देखो कितने ट्रेड्स आ गए, एक ही कैरेक्टर के 1 2 3 4 ट्रेड हो गए। जैसे मान लो आप कहते हो ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB, ब्लड ग्रुप O, तो ये सारे जो हैं एक ही कैरेक्टर से है ना। ब्लड ग्रुप इज द कैरेक्टर, और इस ब्लड ग्रुप के ऑप्शंस क्या क्या हैं, किसी का A है, किसी का B है, किसी का AB है और किसी का O है। तो अब आप सेम जीन कंट्रोल करेगा ना, ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाली एक ही जीन होगी, बस इस जीन का फॉर्म बदल देंगे। याद करो, 1 अल्फ़ाबेट बराबर 1 कैरेक्टर। तो हम एक ही अल्फ़ाबेट लेंगे। देखो W लिया है हमने सबके लिए W लिया है, सिर्फ हमने यहाँ पर ऑप्शंस बदल दिए। हमने कहा W1, W2, W3, W4। तो ये इस तरह से हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो जीन भी नहीं बदली, जीन वही रही। जब हमने कहा W1 तो आप समझ गए, अच्छा ये वाला जीन है, W सेम जीन कंट्रोल कर रहा है, ये ट्रेट 1 के लिए है। और जब W2 लिखा तो भी आप समझ गए, हाँ जीन वही जीन है, उसी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन इस W2 से ये वाला ट्रेट आएगा, इस कैरेक्टर का ये वाला ट्रेट आएगा, या आप इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। ठीक है, तो द सेम अल्फ़ाबेट इज यूज्ड बिकॉज दीज ट्रेट्स आर ऑफ द सेम कैरेक्टर। सेम अल्फ़ाबेट लेना है क्योंकि ये जो ट्रेट्स हैं ये और ये इसी कैरेक्टर के हैं। ठीक है, तो सेम जीन विल कंट्रोल द ट्रेट्स ऑफ दिस कैरेक्टर, यानी W विल ओनली कंट्रोल द ट्रेट 1, ट्रेट 2, ट्रेट 3, ट्रेट 4। W ही कंट्रोल करेगी, बट दिस W शुड बी रिटन इन डिफरेंट फॉर्म्स। ओके, क्लियर? लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। नाउ इन दिस स्लाइड आई हैव टोल्ड यू अबाउट कि जो हम कैपिटल लेते हैं ना, उसको हम डोमिनेंट मानते हैं। ठीक है, जैसे फैक्टर्स पेयर में होते हैं, इस पेयर में एक जो
लेंगे, फैक्टर्स में फैक्टर्स जो होते हैं वो पेयर्ड होते हैं। तो इसमें जो एक पार्ट होगा ना, दो होंगे, मान लो एक अल्फ़ाबेट हो गया W कैपिटल और एक स्मॉल w, तो इसमें इन पेयर में से ऐसा हो सकता है कि एक जो होगा जिसको हम कैपिटल लिखते हैं उसको हम डोमिनेंट मानते हैं, और एक अगर हम स्मॉल लिखते हैं तो हम इसको रेसेसिव मानते हैं। अगर एक डोमिनेंट यानी एक कैपिटल जो लिखा वो डोमिनेंट और जो स्मॉल में लिखा वो रेसेसिव, तो अगर एक डोमिनेंट सिर्फ होगा तब भी यही वाला ट्रेट एक्सप्रेस होगा। ठीक है, जो कैपिटल W जिस ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है, अगर ये सिंगल डोज में प्रेजेंट होगा, पेयर में एक ही डोज में होगा, तब भी यही एक्सप्रेस होगा। और अगर ये डबल डोज में होगा, तब भी यही एक्सप्रेस होगा। अगर ये कैपिटल W है तो कैपिटल W मतलब डोमिनेंट है, और एक उसके साथ भाई पेयर में होता है तो एक और होना चाहिए ना उसके साथ, स्मॉल w है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर ऐसी कंडीशन होगी तब भी ये W कैपिटल W वाला ही ट्रेट एक्सप्रेस होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि स्मॉल w एक साथ हों, तो स्मॉल w का मतलब रेसेसिव होता है कि ये ट्रेट रेसेसिव है, क्योंकि देखो जब कैपिटल W था और स्मॉल w था, तो स्मॉल w जो ये जीन है ये तो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी। अगर कैपिटल W के साथ ये स्मॉल w प्रेजेंट होगी ना, तो ये एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी। ये तभी एक्सप्रेस कर पाएगी जब W को आने का मौका मिले। तो मान लो एक फादर का क्रोमोसोम आया, उस पर स्मॉल w जीन आ गई, और मदर से एक क्रोमोसोम आया, उस पर भी स्मॉल w जीन आ गई। अब स्मॉल w मिलेंगे, बड़े खुश हो जाएंगे, कहेंगे अब हम एक्सप्रेस हो सकते हैं। ठीक है, तो कैपिटल W लिखते हैं, इसका मतलब कि ये जो ट्रेट है ना डोमिनेंट है। और अगर कोई ट्रेट रेसेसिव है, यानी देखो जो फैक्टर्स हैं वो पेयर में होते हैं, तो ये जो पेयर्ड होते हैं इसमें जो हम लोग यूज़ करेंगे, या तो दोनों जो पेयर हैं दोनों डोमिनेंट होंगे, या एक कैपिटल लिख सकते हैं, एक स्मॉल लिख सकते हैं, या दोनों कैपिटल लिख सकते हैं। तो अगर दोनों कैपिटल होंगे तो भैया वो तो एक्सप्रेशन जीन एक्सप्रेस हो ही जाएगी, दोनों की जीन एक्सप्रेस होगी। और अगर मान लो एक कैपिटल लिखते हैं और एक स्मॉल लिखते हैं, तो जो कैपिटल वाला अल्फ़ाबेट है ना, जो जीन है ना, वो एक्सप्रेस होगा, लेकिन जो स्मॉल वाली जो जीन होगी ना वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगी, तो वो रेसेसिव कही जाती है। वो तब एक्सप्रेस होती है जब उसको मौका मिलता है कि भैया स्मॉल w, तब दोनों एक्सप्रेस हो जाएंगे। तो बस यही डोमिनेंट और रेसेसिव है। आगे और आएगा इसके बारे में तो हम और बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वही होमोलोगस क्रोमोसोम दिखाया है कि देखो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, इस होमोलोगस क्रोमोसोम पे कैपिटल W यानी दोनों डोमिनेंट मिल गए हैं। यहाँ पर एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव मिला है, लेकिन ये दोनों जीन्स जो हैं वो अलग अलग जीन्स नहीं है, एक ही जीन्स हैं, सिर्फ इनके लिखने का तरीका अलग है, और लिखना किस पैटर्न पे है ये देखकर लिखना होता है कि ये वाला ट्रेट डोमिनेंट है कि ये वाला ट्रेट डोमिनेंट है। जो ट्रेट डोमिनेंट होता है उसको उस जीन को कैपिटल से दिखा देते हैं, और जो ट्रेट रेसेसिव होता है यानी जो एक्सप्रेस नहीं हो पाता उसके प्रेजेंस में, उसको स्मॉल w से दिखा देते हैं। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये डोमिनेंट रेसेसिव आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आगे और क्लियर हो जाएगा ये। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और हमारी नेक्स्ट एंड द लास्ट स्लाइड आ गई। अब देखो, अब आपको ये देखना है कि मैंने कहा कि हमने जीन लिया था W, इस जीन के दो फॉर्म्स लिए थे हमने, कैपिटल W स्मॉल w, और मैंने आपको ये भी कहा था कि ये जो W है और ये जो स्मॉल w है ये दोनों एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे, सिर्फ इनमें डिफरेंस क्या था, ट्रेट्स। ये इसका जो ट्रेट है, जैसे मान लो ये कलर, ये दोनों कलर को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ये वाइट कलर को कंट्रोल कर रहा है और ये रेड कलर को, या कोई और कलर, जो भी कलर लेना चाहो ले सकते हो। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये जो एक ही जीन के ये जो दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स दिख रहे हैं ना आपको, जीन इज W एंड दिस जीन W इज आइदर कैपिटल W और स्मॉल w, तो उसी जीन के दो फॉर्म्स आपको दिखे। ठीक याद करो, कैरेक्टर के दो फॉर्म्स होते हैं, कैरेक्टर के भी दो फॉर्म्स होते हैं, तो देखो जीन के भी दो फॉर्म्स हो गए। तो कैरेक्टर के दो फॉर्म्स को आप क्या कहते हो, ट्रेट कहते हो। कैरेक्टर के दो फॉर्म्स को क्या कहते हो, ट्रेट्स कहते हो। तो जीन के दो फॉर्म्स को क्या कहोगे, एलील्स कहोगे। तो अब समझ में आया कि हर कैरेक्टर के जो ट्रेट्स होते हैं, जो कैरेक्टर होता है उसके जो ट्रेट्स होते हैं वो भले ही अलग हों, लेकिन वो सारे ट्रेट्स एक ही कैरेक्टर हैं। तो जो जीन होगी उसके ऑप्शंस भले अलग अलग हों, कोई कैपिटल में लिख लो, कोई स्मॉल में लिख लो, लेकिन जीन्स तो सेम है। तो ये जो डिफरेंट फॉर्म्स होंगे जीन्स के, इनको हम एलील्स कहते हैं।
अल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम एलील्स कहते हैं एंड दे बिलोंग टू द सेम जीन, दे बिलोंग टू द सेम जीन, डोंट फॉरगेट। ये अल्टरनेटिव फॉर्म ज़रूर हैं लेकिन ये सेम जीन को बिलोंग करते हैं। कैपिटल W या स्मॉल w दोनों एक ही जीन होगा ना, W, और एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं ना, कलर ऑफ द फ्लावर। चाहे ये वाला W हो, चाहे ये वाला W हो, चाहे कैपिटल W हो, चाहे स्मॉल w हो, कलर को ही कंट्रोल कर रहे हैं ना, तो दे कंट्रोल द सेम कैरेक्टर एंड दे आर प्रेजेंट एट द सेम पोजीशन। मान लो कि ये फादर से क्रोमोसोम आया, ये मदर से क्रोमोसोम, ठीक है। यहाँ पर एक जीन W है, कैपिटल W, और यहाँ पे एक जीन स्मॉल w, ऐसा हो सकता है। तो देखो सेम पोजीशन पे है ना, सेम पोजीशन पे हैं। तो ये अगर कैपिटल W और स्मॉल w, तो ये एलील्स हो गए, ठीक है, ऑफ द सेम जीन। जीन इज W। जीन क्या है? जीन क्या है? W। एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, तो अल्फ़ाबेट W यूज़ किया, कैपिटल W यूज़ किया एक ट्रेट को दिखाने के लिए, और स्मॉल w यूज़ किया एक ट्रेट को दिखाने के लिए। ओके, सो आई होप you very well understood what is genotype, what is phenotype, what is homologous chromosomes and what is genome। genome क्या होता है, haploid, diploid, polyploid क्या होता है, एलील्स आज आपको पता चला कि एलील्स क्या होते हैं। तो थोड़ा सा आप कंपैरिजन करो, देखो खुद समझ जाओगे, बड़े इजीली वे में समझ जाओगे कि अच्छा कैरेक्टर्स के ट्रेट्स अलग अलग होते हैं लेकिन सारे ट्रेट्स तो उसी कैरेक्टर में आएंगे, इसीलिए वो सारे ट्रेट्स के लिए जीन एक ही होगा, जीन एक ही होगा। सिर्फ उस जीन के फॉर्म्स को हम अलग अलग वे में लिखेंगे क्योंकि ट्रेट्स अलग अलग हैं, ऑप्शंस हैं। ट्रेट्स आर द ऑप्शंस ऑफ द कैरेक्टर्स। इसीलिए हमने भी क्या किया कि जीन ना बदले, जीन वही रहे, उसके बस ऑप्शंस बदल दिए। कैपिटल W लिख लिया, स्मॉल w लिख लिया, 2 से अधिक ट्रेट हैं तो W1, W2, W3, W4 लिख लिया। तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन कर। तो याद रखिएगा, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाई factors and factors are present in pairs and these pairs, ये जो pairs होते हैं ये हो सकते हैं आपके सिमिलर, यानी आपके कैपिटल W हो सकते हैं, या इनके पास कैपिटल W स्मॉल w वाली जीन हो सकती है, या स्मॉल w वाली जीन हो सकती है, लेकिन जीन रहेगी W ही। और जब W जीन रहेगी तो आप कहेंगे दे आर कंट्रोलिंग द सेम कैरेक्टर, ये एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो आपसे पूछा भैया क्यों इसको अलग अलग वे में लिख रहे हो जब एक ही जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं? तो आप कहिए भैया कैरेक्टर को तो एक ही कंट्रोल कर रहा है, लेकिन एक रेड कलर को कंट्रोल कर रहा है और एक येलो कलर को कंट्रोल कर रहा है। तो देखो दोनों जो दोनों हैं वो क्या हैं, एक ही कैरेक्टर को बिलोंग करते हैं दोनों ट्रेट। इसीलिए भैया हमने जीन जो है ना एक ही अल्फ़ाबेट यूज़ किया है। अब चूंकि 2 अलग अलग फॉर्म्स हैं तो हमने जीन्स जो अल्फ़ाबेट है उसके फॉर्म्स को थोड़ा बदल दिया भैया रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। ओके, वॉच दिस वीडियो सेवरल टाइम्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, आपको कोई भी क्वेश्चंस वगैरह पूछने हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपने क्वेश्चंस भेज सकते हो। माय व्हाट्सएप नंबर इज़ 9839518414 and you will get the answers. Okay, thank you very much. See you in the next module.